मिशन के तहत हजारों भारतीयों का स्वदेश लौटना जारी है। लगातार विशेष रेलगाड़ियों से विभिन्न राज्यों से 3 लाख से ज्यादा लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत रोजगार मिलने से मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। जी हां, दुनिया ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ दिया है और हम बहुत जल्द इसे हरा देंगे। कोरोना से जुड़ी हर अहम खबर को लेकर हम हाजिर हैं कोरोना पर नजर में। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा कैसे उत्साहवर्धक पहल सामने आ रही है, उसकी भी होगी एक झलक। मैं हूं जया सिन्हा और सबसे पहले देखते हैं फास्ट न्यूज। विदेशों में फंसे भारतीयों की सही सलामती वापसी के लिए सरकार चला रही है वंदे भारत मिशन। सिंगापुर से 234, ढाका से 165, बहरीन से 5 बच्चों सहित 182 लोग भारत पहुंचे। दुबई से चेन्नई पहुंची 2 उड़ानों में 356 लोग स्वदेश लौटे। भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना का भी लिया जा रहा है सहारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन के पहले चरण में आईएनएस जलाश्व पर मालदीव से कोच्चि के लिए रवाना हुए 698 भारतीय रविवार को स्वदेश पहुंचेंगे। अगले सप्ताह आईएनएस मगर से होगी अन्य भारतीयों की वापसी। विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को उनके मूल स्थान पर पहुंचाने के लिए भारतीय रेल ने चलाई 265 विशेष रेलगाड़ियां। 3 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 39,834 पर पहुंची। 17,846 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए, जबकि 1981 मरीजों की हुई मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य मंत्रियों के साथ तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और उन्हें स्वस्थ रखने के उपायों पर की समीक्षा बैठक। सशस्त्र पुलिस बलों में बढ़ते मामले पर जताई चिंता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सभी देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के बुनियादी सिद्धांतों का प्रमुखता से पालन करना चाहिए। और दुनिया भर में 39 लाख से अधिक मरीज कोरोना वायरस की चपेट में। दुनिया भर में 2,74,000 लोगों ने गंवाई अपनी जान, जबकि 13 लाख मरीजों ने कोरोना को हराने में पाई सफलता। इटली में 30,000 से अधिक लोगों की मौत। तो ये थी इस वक्त की सबसे अहम हेडलाइंस, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं भारत में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या है स्थिति। आपको बता दें, ताजा आंकड़ों में भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 39,834 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 17,846 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1981 मरीजों की मौत हो गई है। तो यह है भारत में कोविड-19 की ताजा स्थिति। 17,846 जो मरीज है उन्होंने कोरोना को हराया है, वो पूर्णतः स्वस्थ होकर उनको घर वापसी हुई है। और कोरोना की वजह से दुनिया मानो ठहर सी गई है। लोग जहां के तहां फंस से गए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच भी भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस देश लाने का फैसला किया है, जिसके लिए मिशन वंदे भारत की शुरुआत हो गई है। हजारों लोगों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अपनी सरजमी पर आने को बेताब ये भारतीय वतन वापस आकर बेहद खुश हैं। अपने वतन की मिट्टी पर कदम रखते ही संवेदनाएं अपने चरम पर थीं। संकट के समय हो रही घर वापसी के वक्त लोग सरकार के प्रयासों की सराहना करना नहीं भूले और उनके लिए ये पल कभी ना भूलने वाले क्षणों में से एक हो गया। शुक्रवार को एयर इंडिया का एक विमान सिंगापुर में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। ये विमान वंदे भारत मिशन का हिस्सा है, जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए बृहस्पतिवार को चला था। एयर इंडिया के B787 विमान में 234 यात्री सवार थे, जो सुबह करीब 11:15 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। केंद्र में पीएम मोदी की सरकार का उद्देश्य है कि देश या विदेश में फंसे किसी भी भारतीय को किसी भी कीमत पर बचाया जाए।
सिंगापुर से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया है और एक एक करके इस बस के द्वारा इनको इनके क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया जाए। जोन वाइज जो दिल्ली में क्वारंटीन सेंटर पहुंचाए गए हैं, चाहे वो होटल्स हैं या अलग अलग स्थान है जहां पर इनको ठहराया जाएगा 14 दिन के लिए। साथ ही साथ जो अंतर्राज्यीय बसें हैं उनको भी यहां पर लाया गया है, जो उस स्टेट के पैसेंजर इनको वहां पर भेजा जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से बांग्लादेश में फंसे 168 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया विमान का पहला जत्था श्रीनगर हवाई अड्डा पहुंचा। वतन वापसी के बाद छात्रों ने सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। MEA, Ministry of External Affairs, along with Home Ministry, Health Ministry, Civil Aviation, MOD, सबने मिलके, भारत सरकार के हर ब्रांच ने मिलके ये एक मैसिव एक्सरसाइज किया है। ढाका से 7 फ्लाइट्स टोटल जाएंगे। We are really happy and we are thankful to the government of India. They have really helped us a lot in these difficult times, and we are thankful to our Prime Minister Narendra Modi. He really helped us a lot. भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए शुरू की गई विशेष उड़ानों के दूसरे दिन दुबई से तकरीबन 350 से भी अधिक यात्री भारत लौट रहे हैं। इनमें संकटग्रस्त श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों, गर्भवती महिलाओं और कठिन स्थितियों में फंसे अन्य लोगों को प्राथमिकता दी गई है। The reason I'm going back home is because I just wanted to get back to my families at this time of crisis. And I really thank the Indian government to take this step at the earliest so that people like me would be able to see our family and be helpful to them. रियाद से कोझिकोड आने वाली उड़ान में लगभग 152 यात्री पहुंचा। लॉकडाउन के बाद में फर्स्ट आज इधर से फ्लाइट चालू होता है। मेरा नाम प्रमोद है, मैं केरला का आदमी हूँ। मैं इधर विजिटिंग वीज़ा के आया, 2 महीना हो गया मैं बगल में फंस के इधर, बट मेरे को एकदम अच्छा सपोर्ट इंडियन एम्बेसी के साथ दिया। इधर भी लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। We have about 200 workers on these flights. We have about 35 pregnant ladies, and we have about 30 odd medical cases on both these flights. Everything has been going on very smooth. We request all the Indian nationals to register themselves, those who want to get repatriated, to register themselves on the Indian Embassy website. Please be assured that we are aware of your pressing need to go to India. Whoever has been getting in touch with us, we will certainly accommodate each one of you in the earliest possible flights. वहीं दूसरी तरफ मुंबई से एयर इंडिया का एक विमान लंदन के लिए रवाना हुआ। इस विमान के जरिए वहां फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वहां से लोगों को लाने का सिलसिला 9 मई को शुरू होगा, जो आगे भी जारी रहेगा। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध केंद्र की मोदी सरकार उन्हें वापस लाने के लिए नौसेना का भी सहारा ले रही है। The evacuation exercise from Maldives has just begun. You see in the background INS Joshua with 698 Indians from Male to Kochi. In the next 36 to 40 hours, it should reach Kochi. And I would like to thank the Indian Navy to make the ship available under Operation Samudra Setu. It's a great thing that they took immediate action, and see now a very bulk amount of people are leaving from. We don't have any issue till now. इससे पहले बृहस्पतिवार देर रात वंदे भारत मिशन के तहत 363 यात्री अबू धाबी और दुबई से केरल पहुंचे। पहले विमान में अबू धाबी से 181 भारतीय स्वदेश लौटे। यात्रियों में 49 गर्भवती महिलाएं और 4 बच्चे भी हैं। हवाई अड्डे पर कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए व्यापक तैयारियां की गई थीं। दूसरी उड़ान में 182 यात्री सवार थे। ये विमान कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। Welcome aboard your own airline, Air India Express. It is a great honor for my team and I to fly you on this very first evacuation flight. My crew did an excellent job today, handling 177 plus 5 infants, and everything went off very smoothly. There were no issues. Everything was looked after very well by my crew. Thank all of them. विदेशों में फंसे हुए लोगों को स्वदेश लाने के लिए सरकार अभियान वंदे भारत स्वदेश वापसी चला रही है और इसी अभियान के तहत फंसे हुए लोगों को वापस लाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन कर रखा है। ऐसे में बड़ी संख्या में भारतीय भी वहाँ फंसे हुए हैं, जिन्हें सरकार चरणबद्ध तरीके से वापस ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वंदे भारत मिशन के तहत 2 विशेष उड़ानें आज तड़के तमिलनाडु में चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंची। इन उड़ानों के जरिए दुबई में फंसे करीब 356 लोगों को लाया गया। केंद्र सरकार के सुरक्षा नियमों के अनुसार इन यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया गया। अगले शुक्रवार तक अनेक देशों से ऐसी विशेष उड़ानों का भारत पहुंचने का कार्यक्रम है। तो बहरीन से 30 बच्चों सहित 182 भारतीयों को लेकर चौथी फ्लाइट शुक्रवार देर रात कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी और विदेश से भारत लौटने का ये क्रम आज भी जारी रहेगा। तकरीबन आधे दर्जन से अधिक उड़ानों के जरिए विदेश में रह रहे भारतीय स्वदेश लौटेंगे। ढाका से दिल्ली, कुवैत से हैदराबाद, मस्कट से कोचीन, शारजाह से लखनऊ, कुवैत से कोचीन, कुआलालंपुर से त्रिची और देर रात लंदन से मुंबई और दोहा से कोचीन की उड़ानों के जरिए विदेशों में फंसे भारतीय स्वदेश लौटेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कोरोना संकट को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री ने अर्धसैनिक बलों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों के जवानों में कोविड-19 पॉजिटिव के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक में उन प्रयासों पर चर्चा की जिससे जवानों में आगे कोविड-19 के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना संकट के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स के जवान बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 पर समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री पहले ही दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्रियों और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोविड-19 के इलाज के लिए पूरी तरह से समर्पित देश में 800 अस्पताल और 1 लाख से अधिक आईसीयू बेड मौजूद हैं। We have about 821 total dedicated COVID hospitals where we have already organized some 1,50,000 hospital beds, ICU plus isolation, and also we have about 1,898 total COVID health centers. There also another 1,19,000 odd beds are there. Apart from this, we have something like 7,607 quarantine centers also in the whole country. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना के मामलों की जांच करने वाले लैब की संख्या 450 से अधिक है और प्रतिदिन 95,000 लोगों की जांच की क्षमता है। We have tested 14,40,433 individuals at the country level, and our lab count has now gone to 453, which includes 332 labs in the government sector and 121 in the private sector. We have now, at the moment, we have a testing capacity of 95,000 tests in a day. और कोरोना संकट के इस दौर में सोशल मीडिया पर कई गलत खबरें फैल रही हैं। ऐसे ही एक झूठा मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए मुंबई में 8 से 10 दिनों के लिए मिलिट्री लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल के बाद इस मैसेज में किए जा रहे दावों को फर्जी बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए मुंबई में सेना या नौसेना के जवान तैनात नहीं किए जाएंगे। शहर में सैन्य लॉकडाउन लगने जैसी बात पूरी तरह से गलत है, अफवाह है। तो कोरोना के इस संकट में आप अफवाहों से बचें और किसी भी गलत खबर पर ध्यान न दें। और अब बात करते हैं कि कोरोना के खिलाफ इस जारी जंग से जुड़ी जमीनी हकीकत से जुड़ी खबरों पर।
कोरोना संक्रमण के दौरान जारी लॉकडाउन में मजदूरों को रोजी रोटी की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दे रही है और सरकार की इस पहल से मजदूरों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हमारे संवाददाता विकास ने रायबरेली में काम कर रहे इन मजदूरों से की बातचीत। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन किया गया, जिससे ये संक्रमण तेजी से ना फैले। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को हुई, उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो मजदूर हैं उनको रोजगार देने के लिए मनरेगा के तहत काम चालू किया गया है। हमें रायबरेली की ऐसी ही ग्राम सभा में जहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर न जाने कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। लगभग 31 महिलाएं और 15 पुरुष हैं जिनको तालाब खुदाई का काम दिया गया है और अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इनको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल गया है। इनकी रोजी रोटी एक बार फिर से बन गई है और यहाँ पर कुछ खास बातें ध्यान देने योग्य हैं जो बहुत ही सराहनीय कदम है कि जितने मजदूर यहाँ पे लगाए गए हैं सभी लोगों ने मास्क पहन रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग का हम दिखा सकते हैं आपको हमारे पीछे किस तरीके से पालन किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर हैं काम कर रहे हैं मजदूर, लगभग उसमें 2 गज का गैप दिखाई दे रहा है और सभी लोग मास्क पहने हुए हैं, अपना चेहरा ढके हुए हैं। अच्छा, अब आपको मजदूरी मिल गई है तो थोड़ी सी राहत मिली है जो लॉकडाउन हो गया था? बहुत राहत मिली है। हाँ। नहीं तो पैसे वैसे मिलते नहीं खर्चे पानी के लिए। हाँ। अब काम मिल गया तो पैसे वैसे मिलने लगेंगे, इसीलिए आराम हो गया। विशेष तौर पर एहतियात बरती गई है। यहाँ सभी मजदूरों को एक साबुन बांटा गया है। काम करने के दौरान लगातार बार बार ये हाथ धुलते रहे, उसके लिए यहाँ पर जो कुछ अधिकारी यहाँ पर हैं, कुछ कर्मचारी यहाँ पर हैं जो इनको सीख देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। तो सुरक्षा के तमाम मानकों का ध्यान में रखते हुए काम की शुरुआत हो गई है और लॉकडाउन के बीच तमाम राज्यों में फंसे मजदूरों और प्रवासी लोगों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए देश भर में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने का सिलसिला भी जारी है, जिसके माध्यम से हजारों श्रमिक और प्रवासी लोग अपने घरों को पहुंच रहे हैं। कोविड-19 से मुकाबले के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण कई राज्यों में दूसरे राज्यों से आए श्रमिक फंस गए थे। इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सरकारी मशीनरी जुटी हुई है। केंद्र सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसी ही एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 1200 श्रमिकों को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए रवाना हुई। खाने का बंदोबस्त किया गया है, पानी का बंदोबस्त किया गया है और सब लोगों को हम मास्क दे रहे हैं। सैनिटाइज की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में गोवा से पहली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन भी 1200 श्रमिकों को लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए रवाना हुई। पीएम थे, मुख्यमंत्री, उन्होंने हमें बुलाया, गांव में सुविधा दी हमारे लिए, इसके लिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। ग्वालियर स्टेशन पर ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए पंजाब से आए प्रवासी श्रमिक पहुँच चुके हैं। टिकट मिला है, वहाँ पुलिस वाले ने दिए थे, वहाँ पैसा लिया नहीं, पैसा नहीं लिया कोई, खाना भी दिया था, उन लोगों ने खाना खाया था बढ़िया। उधर मध्य प्रदेश के ही रतलाम स्टेशन पर भी पंजाब से प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई। इसी क्रम में नागपुर से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1000 से भी ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची। नागपुर से चलकर यहाँ आ गए अपने बिहार में, इसीलिए मैं धरती माता को नमस्कार कर रहा हूँ। उधर राजकोट से भी 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक ट्रेन भागलपुर के लिए रवाना हो चुकी है। हमको भेजने के लिए, परिवार से भेंट करने के लिए, अच्छा भेजने के लिए बहुत अच्छा किया सर। और 1-2 महीने से फसल था। वहीं लुधियाना से भी श्रमिक ट्रेन 1177 प्रवासी श्रमिकों को लेकर पूर्णिया के लिए रवाना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार भी दूसरे राज्यों से वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों का खास तौर पर ध्यान रख रही है। जो भी श्रमिक आ रहा है उसको जनपद स्तर पर रिसीव करके वहां पर जो है उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करा के, मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उनको प्रॉपर व्यवस्था के अनुरूप सरकारी खर्च पर जो है मैं खाद्यान्न के पैकेट के होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है और होम क्वारंटाइन में भेजने के साथ ही उन वहाँ के ग्राम प्रधान और वहाँ की वॉलंटियर्स को ये अनुरोध किया जा रहा है कि उनका होम क्वारंटाइन के समय सहयोग दें। 11,500 हरियाणा से भी लाए गए हैं श्रमिक भाई। कोटा से सभी छात्र 12,000 से अधिक आ चुके हैं। प्रयागराज से जो है 15,000 से अधिक छात्र अपने घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से अलग से फिर 15,000 लोगों को लाया गया है।
अलग अलग स्टेशनों पर वापस आए प्रवासी श्रमिकों के बीच शारीरिक दूरी और उनकी स्वास्थ्य जांच का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। भारतीय रेल लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों के लिए अभी तक 230 से भी अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला चुकी है, जिनमें करीब 2,60,000 लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जा चुका है। दिल्ली से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय रेल करीब 265 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला चुकी है और 3 लाख से ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी लोग हैं, वो अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्हें विभिन्न क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में भेजा जा रहा है। और देश भर में प्रवासी श्रमिकों को भारतीय रेल उनके घरों तक पहुंचा रही है। अब तक तकरीबन 265 रेलगाड़ियों के जरिए 3 लाख के आसपास श्रमिकों को उनकी स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। गृहमंत्री ने अपने पत्र में राज्य सरकार से इस मुद्दे पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की बात कही है। गृहमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लेकर बंगाल पहुंचने वाली श्रमिक रेलगाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। अमित शाह ने इसे पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के लिए अन्यायपूर्ण करार दिया है। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से, कुछ समाज के विभिन्न वर्गों से अच्छी खबर सामने आ रही है। आइए उन पर डालते हैं एक नजर। कहते हैं मुश्किल घड़ी में संगीत एक ऐसा जरिया होता है जो आपको नई ऊर्जा देता है। ऐसे ही जब में भारत में भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो जवानों के परिवारजन भी इस लड़ाई में अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। एक तरफ पूरा भारत कोविड-19 से जंग लड़ रहा है, तो वहीं हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करे जवान भी मुस्तैदी से मोर्चे पर डटे हुए हैं। जवानों के फैमिली मेंबर्स भी इस कठिन परिस्थिति में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। द्वारका की एयरफोर्स नेवल सोसाइटी ने बीड़ा उठाया, लॉकडाउन के दौरान उनका कोई भी सदस्य बाहर ना जाए और संक्रमण का शिकार ना हो। ऐसे में सीनियर सिटीजन और बीमार लोगों के लिए उन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की और सोसाइटी में शाम के समय 1 घंटे का म्यूजिकल कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, ताकि घरों में बंद उम्रदराज व्यक्ति और बीमार व्यक्ति को मानसिक तौर पर कुछ राहत मिल सके। इस दौरान चुनिंदा लोग अपने संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते दिखाई दिए और बालकनी में बैठकर लोगों ने इनके गीतों का लुत्फ उठाया और इस पहल की सराहना की। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो, जानू न दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका, भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले, भीगी भीगी रुत की छाँव तले। 80 साल के उम्रदराज व्यक्ति से लेकर 50 साल के संगीतकारों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। उनके इस हौसले से एक बात तो साफ साबित होती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और अगर हौसले बुलंद है तो किसी भी जंग को जीता जा सकता है। नोवेल आइडिया कि हमें क्यों ना इनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि इनकी जो बोरियत हो जाती है, इनको जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको किस तरह हल किया जा सके। इससे के लिए संगीत से अच्छा कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए हमने शुरू किया लगभग 1 हफ्ता पहले। डेली रेगुलरली हम इनको संगीत देते हैं, जिसके कारण उनकी स्पिरिट्स काफ़ी हाई हैं। बच्चे जो घर में बंधे हुए हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिलती है और अभी आगे आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे भी आगे प्रोग्राम दें और ताकि ज़िंदगी को काफ़ी अच्छा और खुशहाल बनाया जा सके। इस पहल का मकसद साफ है, कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए ऐसे अनूठे प्रयास न केवल इसके संक्रमण को कम करेंगे, बल्कि घरों में बंद लोगों को एक नई जिंदगी और नई उम्मीद देने में कामयाब होंगे। मुकेश शुक्ला, टीडी न्यूज़, दिल्ली। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और किसी न किसी तरीके से खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते रहें। और आइए अब देख लेते हैं कि दुनिया भर में कोरोना का हाल क्या है इस वक्त।
दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,74,651 हो गई है, जिसमें कोरोना से 39,35,829 मामले सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में कोविड-19 के 12,83,829 मामलों का पता चला है और 77,178 लोगों की मौत हो चुकी है। तो भयानक आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं अमेरिका से, और अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस का एक सहायक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बात करें नेपाल की, तो नेपाल में कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आने से देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। नेपाल उन देशों की सूची में शामिल है जहां इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सभी देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के बुनियादी सिद्धांतों का प्रमुखता से पालन करना चाहिए। WHO के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के प्रमुख माइक रियान ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। इसमें नए संक्रमितों की पहचान, उनकी पुष्टि और फिर पीड़ितों को अलग करना शामिल है। उन्होंने कहा कि जब अधिकांश देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयास में जुटे हैं, ऐसे में और अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। और कोरोना महामारी का ये संकट काल है, ऐसे में तमाम सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है। आवश्यक सेवाओं के लिए अगर कोई पार्सल आपने मंगाया है तो उसके लिए भी कुछ सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, बता रहे हैं दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम पंक्ते। अगर आपको पार्सल आता है तो आप उसको बिल्कुल डायरेक्ट हैंड से यूज़ ना करें, या तो आप ग्लव्स पहन के यूज़ करें। अगर आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख सकते हैं, मे बी सनलाइट में रख दें उस डब्बे को। सैनिटाइज़र है जो 70% अल्कोहल यूज़ करके उसको इमीडिएटली आपको खोलना है तो आपको स्प्रे करके साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं, या घर में आप ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं। 1% ब्लीच बना लीजिए और जो कि सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है सॉल्यूशन, उससे भी साफ़ कर सकते हैं। और जो भी आपने डब्बे को हाथ लगाया उसके बाद आप अपने हाथ सोप या फिर सैनिटाइजर से जरूर धो लें। तो बिल्कुल इन तमाम सावधानियों को, इन तमाम सुरक्षा मानकों को आपको अपनी आदत में शुमार करना होगा और इसे बिना भूले लगातार करते रहना होगा। तो रफ्तार को करो कम, बचेंगे तो मिलेंगे, गुलशन ही ना रहा तो कहां फूल खिलेंगे। मशहूर गायिका शायरा मीनू बख्शी के कविता की इन पंक्तियों को नृत्य में पिरोया है कथक नृत्यांगना रानी खानम के शिष्यों ने, जो इस वक्त दुनिया के विभिन्न कोनों में मौजूद हैं और इस मुश्किल स्थिति में दे रहे हैं शांति और संयम का संदेश। तो 2 गज दूरी है बेहद जरूरी, खुद की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि सभी की सुरक्षा के लिए। सकारात्मक रहें, अफवाहों से बचें क्योंकि सावधानी ही बचाव है। आपको छोड़े जाते हैं इस अद्भुत प्रस्तुति के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रफ्तार करो कम के बचेंगे तो मिलेंगे, गुलशन न रहेगा तो कहाँ फूल खिलेंगे। वीरानगी में रह के खुद से भी मिलेंगे, रह जाएं सलामत तो गुल खुशियों के खिलेंगे। अब वक्त आ गया है कायनात का, सोचो ये रूठ गई गर तो ये मौके न मिलेंगे। जो हो रहा है समझो क्यों हो रहा है ये, कुदरत के बदन को और कितना ही छिलेंगे। मौका है अभी देख लो फिर देर न हो जाए, जो कुदरत को दिए जख्म वो हम कैसे सिलेंगे। है कोई तो जिसने जहां हिला के रख दिया, लगता था कि हमारे बिन पत्ते न हिलेंगे। झांको दिलों के अंदर क्या करना है सोचो, खाक में वरना हम सभी जाके मिलेंगे। खाक में वरना हम सभी जाके मिलेंगे।